हाँ जी, I'm audible. Noah, Namra. Yes, sir. Yes, sir. So last class तक we have finished Venturimeter. एप्लीकेशन और बर्नौलीज हमने कंप्लीट कर लिया था. एक दो एप्लीकेशंस रह गई हैं which are theoretical. So उन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखो. 2 क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और मुझे आंसर्स बताइए क्या आ रहा है इसका. Sir, question दिख नहीं रहा. Just 1 second. क्वेश्चन वैसे दोबारा शेयर कर. अब विजिबल है? Yes, sir. चलो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और चैट रूम में लिखकर बताइए मुझे आंसर्स क्या है. कुछ आया है तो सिंपल एप्लीकेशन है बर्नौलीज की, कुछ भी नहीं है खास में. हाँ जी उनीब. अच्छा उनीब तो अभी आया. कुछ आया किसी का? मुझे ही सॉल्व करना है. चलो नम्रा का आया, नोहा का आया और किसी का आंसर नहीं है. देखिए a fluid is flowing through a horizontal pipe. Horizontal pipe means दोनों साइड हाइट सेम होगी. Speed v at a point where the pressure is p pascal, at another point the pressure is p by 2. तो आप सीधा सीधा बर्नौलीज लगाओ. p1 plus half rho v1 square is p2 plus half rho v2 square. अच्छा नोहा चेंज हो गया. p1 देखो, p1 क्या देगा? p1 is p half rho, v1 is v square. दूसरे पॉइंट पर प्रेशर है p by 2, वेलोसिटी v. सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ ना तो ये आ जाएगा p माइनस p by 2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर
is half rho v square. तो ये तो p by 2 हो जाएगा, p by 2 plus half rho v square is half rho v square. अगर आप इससे यहाँ डिवाइड कर दो पूरा, so your v square would be 1/2 रो से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, so it will be p by 2 into rho by 2 divided by rho by 2 plus half rho v square divided by rho by 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बचा, p by rho plus v square, p by rho plus v square. नोहा का बाद में सही आया था, ऐसा क्या था इसमें, सीधी सीधी तो कैलकुलेशंस है. सेकंड नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. लोग कर रहे हो सॉल्व, सालिक, मुनीब? ये से लिख रहे थे बस लास्ट में. नम्रा नहीं हो रहा ये, मुनीब ये भी नहीं हो रहा. नहीं हो रहा सर. चलो जी, देखिए सुनिए, आपको एक पाइप दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स के ऊपर आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करिए. देखिए, वाटर इज फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंज बाय 700 बिटवीन ए एंड बी. सो ए और बी पे जो प्रेशर में डिफरेंस होगा दैट 700. मुझे डिसाइड करके बता सकते हो, अगर यहाँ वेलोसिटी वी ए है और इस एंड पर वेलोसिटीज वी बी, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, वी ए ज्यादा है वी बी ज्यादा है? VB maybe. जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, सो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए. अब जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो वहाँ प्रेशर कंपेरेटिव कम होगा, पी बी इज लेस देन पी ए. जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम आएगा. सो आपको ये जो गिवन है ना 700, दैट्स द चेंज इन प्रेशर, मींस पी ए
माइनस पी बी आपको गिवन है, दैट इज 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस गिवन है, ए का और बी का 40 और 20 सेंटीमीटर। रेट ऑफ फ्लो चाहिए थ्रू द ट्यूब। तो देखो, आप दोनों साइड बर्नौली सप्लाई कर दो, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर पी बी प्लस हाफ रो इंटू वी बी स्क्वायर। पी बी को लेफ्ट में ले जाओ, सो यू हैव पी ए माइनस पी बी प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर। आपको वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, पी ए माइनस पी बी तो तुम्हें दिया हुआ है 700। प्रॉब्लम ये डेंसिटी दी है ना, वी ए दिया है ना वी बी दिया है, दो वेरिएबल्स हैं। कुछ तरीका कुछ याद है जिससे आप एक वेरिएबल कम कर सकते हो? दो वेरिएबल दिए हैं, कुछ ऐसा मेथड याद है जिससे आप एक वेरिएबल कम कर दो? कंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो ए इंटू वी ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी इंटू वेलोसिटी एट बी। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए को आप लिख दो, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए। आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, so we'll get PA minus PB plus half rho VA is this AB into VB by AA, स्क्वायर कर दीजिए, AB स्क्वायर VB स्क्वायर by AA स्क्वायर is half rho VB स्क्वायर। so राइट में ले जाओ, so PA minus PB is हाफ रो, जब राइट में ले जाओगे हाफ रो VB स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस AB स्क्वायर बाय AA स्क्वायर। बिल्कुल वेंचुरी मीटर में जो डेरिवेशन की थी वो पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। Now just keep on substituting the values. PA minus PB कितना है? 7000। 700 है। सॉरी 700। Half density is 1000 to VB square। 1 minus AB, B का है 20, ये है 40। 20 by 40 का पूरा स्क्वायर करके तो दिखाओ मुझे, इसके आगे VB कितना आ रहा है, इतना लिखो पहले। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चंस में अटक जाते हो तुम लोग। You created a business. मैं न्यूमेरिकल वैल्यू का वेट कर रहा हूँ। रूट 1.8 समथिंग। रूट 1.8 देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
Yes, sir. 1.86 something. So root over 1.86. तो यह VB आया root over 1.86 या 1.86? Root over 1.86. V square भी है ना? तो यह आ गया आपका रूट ओवर 1.86 मीटर क्यूब। ये आपका VB आ गया। अब इस VB को आपको रेट ऑफ फ्लो में कन्वर्ट करना है। नोहा, तुम बताओ कि मुझे रेट ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर वेलोसिटी पता है आपको एट पॉइंट बी, तो रेट ऑफ फ्लो कैसे आएगा? So A1 B1 A ए बी मल्टीप्लाइड बाय VB। ये तो होता है रेट ऑफ फ्लो। ए बी कितना है? बी पर है इट्स 20। VB इज दिस रूट ओवर 1.86। अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने सही किया है, इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू, सॉरी मीटर पर सेकंड है ना, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो रूट ओवर 1.86 चाहिए। रूट ओवर 1.86 कितना होगा? अगर मैं रूट कैलकुलेट करूं, रूट ओवर 1.86 कैलकुलेट करना है यार, कितना आ रहा है? 1.36. So 20 into 1.36 into 100. So yeah, 20 into 136. तो 136 into 2 कितना हो गया? 12 7 2720। क्या था इसके अंदर? मतलब वेंचुरी मीटर की डेरिवेशन तो रिपीट हुई है। अब वो है उनीब साले। सर डायरेक्ट वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। हाँ, इसमें लगा सकते थे, राइट, इसमें लगा सकते थे। एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें लगाओगे ना, इसको तुमने अप्लाई किया वेंचुरी मीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला? यस सर, नहीं मैंने करा तो नहीं, मैं सोच रहा था। देखो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वेंचुरी मीटर में हमने ये अज्यूम किया था कि नहीं, हमने कुछ अज्यूम नहीं किया था, राइट। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेंचुरी मीटर का भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेम रिजल्ट। बस वहां जो आप लिखते थे ना रो GH, उसकी जगह PA माइनस PB लिख दीजिए। सर हमें थोड़ी पता है कि इसमें विस्कोसिटी है या नहीं। अगर उसने मेंशन नहीं किया दैट मींस दिस इज आइडियल। अगर विस्कोसिटी होती तो वो मेंशन करता, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा तो आप आइडियल मानोगे। लिखा आप लोगों ने? कह रहे हैं कुछ आगे? नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? A yes मतलब अगर आप और क्वेश्चंस भी वर्कआउट करोगे ना मेंस तक के, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। ओके, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है।
अभी स्क्रॉल करूँ और लिख लिया? स्क्रॉल करूँ इसे? सर वो रूट 1.86 मीटर मीटर पर क्यूब सेकेंड, सॉरी, नॉट मीटर क्यूब, दैट्स मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी। लिख लिया था? स्क्रॉल करूँ? तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड में करना जरूरी होता है? उसने जो ऑप्शन दिया है आपको उसमें लिखोगे ना। देखो चारों ऑप्शन किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर। तो तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में तो लाके मैच कराना होगा। आगे बढ़ जाऊं? नोहा, नम्रा, जी उमर, हो लिख गया। लिया? चलिए, ये चलिए आप बाद में करेंगे, इसमें इतना टाइम नहीं है। एक और एप्लीकेशंस बहुत हैं इसकी, लेकिन वो एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है वो ये दो थी। एक तो ऑस्लीज थ्योरम था, एक वेंचुरी मीटर था। एक और एप्लीकेशन आती है, इस पर अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसे एरोफॉइल कहते हैं। लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग। लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग। तो अभी हम जितनी भी एप्लीकेशंस करेंगे ना, उन सारी एप्लीकेशंस में एक चीज कॉमन होगी। वो कॉमन ये होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा है, अगर वेलोसिटी ए पर ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो प्रेशर ए पर कम होगा एज कंपेयर टू प्रेशर एट बी। जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कंपेरेटिव कम होता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं। बस इसी प्रिंसिपल पर आगे की सारी एप्लीकेशंस बेस्ड है, जैसे लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग। तो ये एक एरोप्लेन विंग है। एरोप्लेन को जो अपलिफ्ट मिलती है ना, ऊपर ले जाने वाली अपलिफ्ट, वो एरोप्लेन का इंजन नहीं देता। इंजन अपवर्ड फोर्स नहीं देता, इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरोप्लेन जाता है उसका रीजन कहीं ना कहीं बर्नौलीज थ्योरम है। मान लो एरोप्लेन रेस्ट में था, इसे आप विंग मान लो, दिस इज एरोप्लेन विंग। कुछ ये शेप होता है एरोप्लेन विंग का, ये एरोप्लेन विंग है। जब ये एरोप्लेन विंग रेस्ट में, तो इसके ऊपर नीचे से भी एयर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, दैट प्रेशर इज P1। और ऊपर जो एयर है वो भी इसको पुश कर रही होगी विद अ प्रेशर P2। जब ये विंग रेस्ट में होगा, एट रेस्ट, सो P1 विल बी इक्वल टू P2। मतलब नीचे और ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट प्रेशर इज सेम। प्रेशर इज सेम, दैट मीन्स ना ये एयरप्लेन ऊपर जाएगा ना ये विंग नीचे जाएगा। यहां तक की डिस्कशन समझ में आया? नोहा, नम्रा, Yes. इतना डिस्कशन क्लियर है? Yes. ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब क्या हुआ, एरोप्लेन विंग एट रेस्ट में, इन मोशन। और आप ये भी कह सकते हो कि नीचे जो एयर होगी, नीचे दिस इज एयर किसी और कलर से, ये नीचे एयर और ये ऊपर भी कुछ एयर है। जब ये रेस्ट में है तो नीचे और ऊपर जो एयर है इसकी वेलोसिटी और ऑलमोस्ट इक्वल। वेलोसिटी ऑफ विंड समझ लो या वेलोसिटी ऑफ एयर समझ लो, v1 इज इक्वल टू v2, ये दोनों इक्वल है। अब जब ये मूव करना शुरू करेगा इन मोशन, इस पर्टिकुलर शेप की वजह से क्या होता है, नीचे जो एयर मिलेगी आपको, नीचे जो विंड है, एक नीचे से एयर जा रही है और एक एयर ऊपर से जा रही है, और एक एयर ऊपर है, एक एयर नीचे है और कुछ एयर ऊपर से फ्लो कर रही है।
इस पर्टिकुलर शेप की वजह से जब ये विंग मूव करेगा, दिस विंग इज इन वेलोसिटी, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मोशन ऑफ एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये होता है एग्जैक्टली टेक ऑफ के टाइम पर, एट वेलोसिटी ऑफ प्लेन। सो नीचे जो एयर है उसकी वेलोसिटी v1 है, ऊपर जो एयर है उसकी वेलोसिटी v2 है। ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ नीचे वाला, जस्ट ड्यू टू दिस शेप। और जब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी दैट मींस ऊपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू नीचे, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो नीचे से जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है इसको मैंने P1 कहा था, ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इस प्रेशर को मैं P2 कह रहा हूं। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो P1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन P2, और एक नेट अपलिफ्ट मिलेगी, मींस नेट प्रेशर कहाँ ज्यादा है, ऊपर, तो इट विल एक्सपीरियंस अ नेट अपलिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, it will experience a net uplift in upwards direction, in upwards direction। upwards direction में ये एक exactly net uplift experience करेगा। तो यहाँ पर एक लिफ्ट मिलेगी opposite direction, upwards direction। so इस वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट मिलती है। मतलब टेक ऑफ के टाइम पर जब प्लेन बहुत तेजी से जाता है ना वेलोसिटी से, तो बेसिकली सिर्फ इतना हो रहा है कि नीचे वाले और ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटीज में ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। नीचे की वेलोसिटी कम हो रही है, ऊपर की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। और जब ये डिफरेंस इतना हो जाएगा, अब इस वेलोसिटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। जो फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स ऑन विंग, विंग पे जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द विंग। ये फोर्स है जो विंग पर एक्ट कर रही है, इसको अपलिफ्ट भी कहते हैं। और जब ये अपलिफ्ट प्लेन के वेट से ज्यादा होता है तो टेक ऑफ हो जाता है, ऊपर चला जाता है। दिस इज अपलिफ्ट। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन सिंपल बर्नौलीज थ्योरम। लिख लीजिए ना, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल लिख भी रहा हूँ, इतना लिखिए, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ तब। और इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। जहाँ पर वेलोसिटी कम होती है उधर प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो में सिखाया था कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट होता है, यही है ना बर्नौलीज थ्योरम। जी तो अगर यहाँ V कम होगा, कम किया तो प्रेशर इंक्रीज करना होगा ना, ताकि सम कांस्टेंट रहे। ये जी, समझ लो ये लेकिन 3 होता क्यों है ताकि एनर्जी कंजर्व रहे, वरना एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अच्छा, तो जब आप एक बैलेंस बॉडी करने के बॉडी लिए को हाइट पर लेकर जाते हो तो उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो जाती है? प्रेशर बढ़ जाता है। अबे नहीं है, ताकि एनर्जी के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। जैसे जैसे आप जी ऊपर लेकर जाओगे बॉडी को, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऊपर लेकर जाते हैं ताकि एनर्जी कंजर्व हो। लिख लिया ना? नहीं सर, 1 मिनट लिख रहे हैं।
जी अब स्क्रॉल कर दीजिए। ये डायग्राम में विंग कौन सा है समझ नहीं आ रहा। ये विंग है, ये आपका विंग है। एक पीछे ऊपर लगा होता है, दो साइड में जो होते हैं। जी क्या कह रहे कुछ हैं? नहीं। ये विंग है ना एयरप्लेन का ये। हो गया था। अब देखिए एग्जैक्टली इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल दिया होगा। तो आपको एयरक्राफ्ट गिवन है, इसका मास दिया हुआ है, टोटल विंग एरिया दिया है, दोनों विंग्स का मिलाकर जो एरिया है इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको पता है ऊपर डायग्राम इसका ऊपर ही है, ये है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह वेलोसिटीज अलग होती हैं। वो कह रहा है एरोप्लेन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले लिख लो तभी सॉल्व कर पाएंगे। इसको लिख लीजिए। एक बार फोर्स ऑन विंग दिखाइएगा। चलो इसको जल्दी से लिख लो, जब लिख लो तो बताओ मुझे, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करें आगे? हो गया। चलो चलो जरा कुछ कुछ ना मुझे थोड़ा थोड़ा बताते जाओ। उन्हीं जरा बताओ ये 960 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये विंग के ऊपर वाली स्पीड है, विंग के नीचे वाली स्पीड है, और इट शुड बी समथिंग एल्स। सर वेलोसिटी ऑफ प्लेन। हाँ मतलब कौन सी वेलोसिटी? जब प्लेन जा रहा है तो दो वेलोसिटीज है ना एयर की, एक नीचे एक ऊपर। इसको दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या दोनों में से कोई भी नहीं होगी? देखो उसने मेंशन नहीं किया ना कि ऊपर है या नीचे, देन दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। इसे आप लिख सकते हो दिस इज एवरेज राइट नाउ। सो दैट्स v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन नोआ ये बहुत गलत बात है, जब मैं करा रहा होता हूँ तो आपके आंसर सही होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में आप बहुत गलतियां करती हैं। इट्स 960 किलोमीटर पर आवर। क्लास परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होती है लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पता नहीं क्या हो जाता है आपको।
किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस चाहिए आपको लोअर और अपर सरफेस ऑफ द विंग पर। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कीजिए। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2। अच्छा, उससे के अलावा भी शायद कैलकुलेशंस हो जाएंगी। उसने आपको कहा हुआ है कि इसका जो टोटल वेट है दैट इज 33 इंटू 10⁵ kg। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा वो एटलीस्ट इतनी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा कि ये वेट बैलेंस हो जाए। तो आप लिख सकते हो कि P1 माइनस P2 इंटू एरिया is equal to this term mg, where this is 3.3 into 10⁵ P1 minus P2 into A is this thing. तो यहां से आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं कि P1 minus P2 हो जाएगा it's 3.3 into 10⁵ divided by A. एरिया ऑफ द विंग देख लो, इंटू 500 जी मीटर भी से। होगा, हाँ इंटू हाँ, जी राइट भी राइट होगा। राइट, इंटू GB होगा 10। So this is 3.3 into 10⁶ by A. Area of the wing is this, 500। तो ये आ गया 3.3 by 5 into 10⁻⁴ पास्कल्स। तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब अगर प्रेशर डिफरेंस आ गया आपके हाथ में, तो वो आपसे कह रहा है प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना था। प्रेशर डिफरेंस फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग। विंग की अपर सरफेस पर एयर की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो आपसे कह रहा है वो कैलकुलेट करके दिखाओ एग्जैक्टली कितनी ज्यादा होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ना V1 और V2 में रिलेशन कैलकुलेट करना है। आप बर्नौलीज अप्लाई कर दो। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो कि P1 माइनस P2 हो जाएगा इट्स हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से आप V2 माइनस V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। ये आ गया। अब आप एक काम करो, उसने कहा आपसे कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो अल्टीमेटली वो आपसे कह रहा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 V एवरेज कैलकुलेट करने को कह रहा है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है वो आपसे कह रहा है कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय द एवरेज वेलोसिटी। तो आप एक काम करो ना, यहां से आप V2 माइनस V1 कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इट्स ट्वाइस ऑफ P1 माइनस, अच्छा ये मेरे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा है? यहाँ बहुत शोर है आज। नहीं, V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी नॉट 2। तो आप इसे लिख सकते हैं ये ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। सो यहां से आप V2 माइनस V1 कैलकुलेट कर सकते हो। V2 माइनस V1 इज ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो इंटू V2 प्लस V1। अब ये जो V2 प्लस V1 है ऑलरेडी आपको पता है। देखो अगर इस 2 को मैं यहां ले आऊं नीचे, तो ये तो V एवरेज हो गया। अब इसके आगे तुम कैलकुलेट करोगे V2 माइनस V1, ये सारा मैंने कैलकुलेट कर दिया, बट न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। P1 माइनस P2 बाय रो, V1 प्लस V2 बाय 2 इज V एवरेज। सो दिस इज योर V2 माइनस V1 नाउ। ये V2 माइनस V1 है आपका। P1 माइनस P2 कैलकुलेट कर चुके हैं, V एवरेज कैलकुलेट कर चुके हैं। डेंसिटी उसने आपको एयर की दी हुई है कि एयर की डेंसिटी इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज यहाँ रखो, गेट द वैल्यू V2 माइनस V1 लिख लीजिए। सर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी एक बार? क्या सर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी एक बार देखा? प्रेशर डिफरेंस, ये लिख लो तो पूरा कॉपी हो। लिखिए।
हो गया ना? लिख लिया? उन्हीं सालिक नोट किया ना? ये सर नोट करने में 1 मिनट। ओके, सो बर्नौलीज मेरे एंड से कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस और हैं जो आप पढ़ोगे। मतलब ये तो थ्योरी है, बस में कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं। एक एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, पता है झोपड़ियों की छतें उड़ जाती हैं, वो भी आप बर्नौलीज पर एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा है मैग्नस इफेक्ट, जो बॉल स्विंग करती है उसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज। बट दीज आर थ्योरेटिकल थिंग्स, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये आपका होमवर्क है, ये 2 चीजें आपका होमवर्क है, बाकी तो सारी एप्लीकेशंस मैंने एक एक करके आपको करवाई है। सो दैट कंप्लीट्स द मेजर पार्ट ऑफ फ्लूइड। अब एक छोटा सा पार्ट और है विच इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एग्जैक्टली हाइड्रोडायनामिक्स का पार्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, लिक्विड्स और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक सरफेस टेंशन है और एक आपको कैपिलैरिटी पढ़ना है, छोटा सा काम है। लिख चुके हैं एक इतना? बार हाँ, एयरप्लेन वाला वो फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि वेलोसिटी डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है उसमें शेप ऊपर की और वजह नीचे। से, शेप की वजह से हमारी जो पर्टिकुलर शेप है ना, ये वाला जो शेप है, इसकी वजह से क्या होता है, जी ऊपर वाले एंड पर जो भी स्ट्रीमलाइंस होंगी ना, स्ट्रीमलाइंस क्लोज आ जाती हैं। जहाँ स्ट्रीमलाइन क्लोज होती है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है। नीचे जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं वो कंपेरेटिव दूर होती हैं, तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है। ऊपर स्ट्रीमलाइंस बहुत क्लोज हो जाती हैं, करीब हो जाती हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। शेप का खेल है सारा, शेप का खेल। हम ये साइड की बात कर रहे हैं या फिर ऊपर और नीचे ऊपर और विंग नीचे के की बात अपर कर रहे पार्ट हैं, और विंग के नीचे। अपर पार्ट और नीचे वाले पार्ट, लोअर पार्ट। जो एयरप्लेन का विंग है उसके ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट। तो अगर हम जैसे प्लेन की वेलोसिटी बढ़ती है तो वो नीचे से बढ़ती होगी तो प्रेशर ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं क्योंकि नहीं, जब नीचे प्लेन की वेलोसिटी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बढ़ती है तो दोनों साइड बढ़ेगी ना। ये तो एयर स्टिल है, इससे कोई चीज जा रही है ना, तो एयर की जी वेलोसिटी ऊपर और नीचे दोनों साइड बढ़ेगी ना। जी बस यहाँ है कि यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ कम बढ़ेगी शेप की वजह से, लेकिन अफेक्ट तो दोनों जगह आएगा। आप रेस्ट में खड़े अच्छा हुए आप अपना हाथ लो और आप भागना शुरू कर दो तो आपको फील होगा ना एयर की कुछ वेलोसिटी है जो आपके हाथों पे स्ट्राइक कर रही है, जी दोनों साइड बढ़ेगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या है। अच्छा, लिक्विड की अगर मैंने एक सरफेस ले ली, लाइक पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लो। टॉपिक बहुत इजी है लेकिन इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने लिक्विड डाल दिया। एक इस लिक्विड की फ्री सरफेस है, दिस इज फ्री, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। दिस इज फॉर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसी चीज को आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक ड्रॉप है। भाई ड्रॉप की तो सारी सरफेस इज फ्री सरफेस है, तो ये जो फ्री सरफेस है, इस जो कुछ भी आप पढ़ोगे दैट इज फॉर द फ्री सरफेस। अब आपने लिक्विड की फ्री सरफेस ली और आप एक रबर की मेम्ब्रेन लो। रबर मेम्ब्रेन, बलून होता है, बलून की मेम्ब्रेन। तो बलून की मेम्ब्रेन का बिहेवियर और लिक्विड की फ्री सरफेस का बिहेवियर एक सा होता है। पहले तो देखो रबर की हम किस बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अगर मैंने एक बलून ले लिया, ये जो बलून की टॉप सरफेस होगी ये कैसी होती है,
स्ट्रेच्ड होती है। आप ऐसे ही करते हो ना, आप जब आप इसके अंदर एयर ब्लो करते हो तो एयर ब्लो करने की वजह से जो टॉप सरफेस है बलून की स्ट्रेच हो जाती है, और जैसे ही आप ये एयर हटाओगे ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर कर वहीं आ जाएगा जहां था। तो मुझे बता सकते हैं जो टॉप सरफेस है बलून की, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? मतलब ये चाहती है हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे या कॉन्ट्रैक्ट करने की? कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर आपने एक फ्री सरफेस ले ली तो उस फ्री सरफेस की टेंडेंसी होगी, कोशिश करेगी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो जाए। तो जो रबर की फ्री सरफेस है इसकी टेंडेंसी है टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा सा एरिया हो जाए इसका। ये फ्री सरफेस की टेंडेंसी। बिल्कुल जैसे एक रबर की मेम्ब्रेन है, रबर की फ्री सरफेस होती है बलून की, उसकी टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। बिल्कुल वैसे ही लिक्विड की भी जो फ्री सरफेस होगी, अगर एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप की भी टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट। ये ड्रॉप कोशिश करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अगर आपने एक वाटर ले लिया किसी ग्लास के अंदर तो जो फ्री सरफेस होगी ये भी कोशिश करेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जिस प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से बहुत सारी चीजें आएंगी, एक्सेस ऑफ प्रेशर आएगा, कैपिलैरिटी राइज एंड कैपिलैरिटी फॉल आएगा, बट इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो फिजिक्स रबर मेम्ब्रेन से मैच करेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड की जो फ्री सरफेस है ना, इस फ्री सरफेस के अंदर इलास्टिसिटी होती है। ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस में इलास्टिसिटी होती है जस्ट लाइक रबर मेम्ब्रेन। तो अगर आप इंट्रोडक्शन से कुछ लेकर जाना चाहते हो तो आप ये याद रखो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, not just liquid, in fact, any fluid behaves like stretched membrane. Behaves like stretched membrane. Stretched membrane की तरह काम करेगी. Behaves like a stretched membrane. So मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि ये कैसे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अच्छा, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मच्छर होता है, मच्छर वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है या वॉक करता है? वॉक। वॉक करने के लिए तो फ्लोट। सॉलिड सरफेस होनी चाहिए। वाटर की सरफेस क्या सॉलिड होती है? अच्छा, अगर मैं आपको एक रबर की मेम्ब्रेन दे दूं, उस पर क्या होगा? मॉस्किटो उस पर फ्लोट करेगा, वॉक करेगा? वॉक। वॉक करेगा। वॉक करेगा ना, बिल्कुल एक रबर मेम्ब्रेन की तरह। जो लिक्विड की सरफेस होती है, टॉप सरफेस, दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, बिल्कुल रबर की तरह काम करती है। तो एक्चुअल में मॉस्किटो उसके ऊपर फ्लोट नहीं करता, वो चल रहा होता है, उसके लिए वो रबर की तरह बिहेव करती है। कुछ कुछ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि ओके इट्स बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे एक एग्जांपल है। सो ये एक्चुअल में चल रहा है उसके ऊपर, ये फ्लोट नहीं कर रहा। सो ये जो चल रहा है दैट्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अगर इस लिक्विड में सरफेस टेंशन ना हो तो ये नहीं चल सकता, ये चलेगा ही सरफेस टेंशन की वजह से। और देखना कुछ और फेनोमेना, ये बहुत स्लो है। ये बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से चल रहा है। और इसके साथ ये देखो, वाटर की जो ड्रॉप्स होती है ना, ये जो ड्रॉप्स आ रही हैं वाटर की, ये लिक्विड की या मिल्क की ड्रॉप्स हैं, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ये भी कोशिश करती हैं कि अपना एक डेफिनेट सरफेस एरिया मेंटेन कर लें ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। तो उसका एक एग्जांपल, ये देखो, मतलब ये जो दोबारा से ड्रॉप बन रही है ना, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से बन रही है कि ये रबर की तरह इसके अंदर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कोशिश करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे और एक मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर दे। दैट सरफेस टेंशन। ये सारे जो आपको शेप्स दिख रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई फोर्स है जो इसे कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रही है। दैट फोर्स इज सरफेस टेंशन। ड्रॉप इसी वजह से बनती है। इनफैक्ट इसका एक छोटा सा कोई पेंटिंग करता है तुम में से? हाँ जी। बचपन में करी थी। जो ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश जो होता है, जब उस पेंटिंग ब्रश को आप वाटर से निकालते हैं तो क्या होता है? ऐसा हो जाता है। मतलब अगर ये पेंटिंग ब्रश था
लिक्विड में आपने इस पेंटिंग ब्रश को डाला तो लिक्विड में जाते ही ना इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे कर कर फैल जाते हैं। जब आप इसे बाहर जी निकालोगे तो बाहर निकालते हुए क्या होता है, ऐसे ही रहता है, ये एक फाइन सीधा हो जाता है। ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली शो कर रहा है जब आप बाहर निकाल रहे हो ना तो सरफेस में कोई फोर्स है जो कोशिश कर रही है कि ये सारे इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट क्लोज में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, दैट फोर्स इज सरफेस टेंशन। सो ये पिछले 7-8 मिनट का डिस्कशन बस ये था कि आप फील कर पाओ सरफेस टेंशन एग्जैक्टली है क्या चीज। ये कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से लिक्विड की फ्री सरफेस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, इट ट्राई टू मेंटेन अ मिनिमम सरफेस एरिया। आप सरफेस टेंशन समझना चाहते हो तो आप, वैसे तो मैंने आपको अब एनिमेशन दिखाई भी है, आप रबर की फ्री सरफेस से समझ सकते हैं। जैसे बलून होता है, बलून की फ्री सरफेस बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉप हो या लिक्विड किसी में भरा हो उसकी टॉप फ्री सरफेस ऐसी बिहेव करती है। सो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन ड्यू टू surface tension. So that is surface tension. चलिए लिखिए। सर फ्लूइड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है? जब मैं फ्लूइड ले रहा हूँ ना तो फिर मैं लिक्विड भी कह रहा हूँ और गैस भी कह रहा हूँ। अगर मैं फ्लूइड कह रहा हूँ दैट मीन्स लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों को कंबाइन कर कर फ्लूइड आता है। ओके चलो जी नेक्स्ट देखिए। अब सरफेस टेंशन के लिए, अच्छा ये जो रबर होता है, रबर की मेम्ब्रेन जो कॉन्ट्रैक्ट करती है किस फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, नाम बता सकते हो मुझे? चलो मैं बताता हूँ, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी, रबर में इलास्टिसिटी होती है ना, ड्यू टू दैट इलास्टिसिटी रबर की फ्री सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो अब वही प्रॉपर्टी अगर लिक्विड की फ्री सरफेस शो कर रही है दैट मींस फ्री सरफेस में कुछ फोर्सेस होनी चाहिए कोरोस्पॉन्डिंग टू इलास्टिसिटी। तो वो दो तरह की मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कोरोस्पॉन्डिंग टू इलास्टिसिटी। वो देखो क्या क्या है। एक होती है कोएसिव फोर्स, एक होती है कोएसिव फोर्स, force of attraction between molecules of same substance, force of attraction between molecules of same substance, between molecules of same substance. एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर ले लिया तो फोर्स बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स इज कोएसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल इज कोएसिव। एक और टाइप की फोर्स होती है जिसे कहते हैं एडेसिव फोर्स। सो ये जो एडेसिव फोर्स है दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of different substance, molecules of different substance। एग्जाम्पल, आपने ग्लास में वाटर ले लिया तो ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज एडेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल।
सो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स आती है दैट फोर्स इज नोन एज कोएसिव फोर्स. ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज एडहेसिव फोर्स. अब सिर्फ ये एडहेसिव और कोएसिव फोर्स की बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड वेट करेगा या नहीं करेगा. सिंपल ये डिसीजन आप इस चीज पर ले सकते हैं कि कोएसिव और एडहेसिव में से कौन सी फोर्स है. अच्छा देखते हैं जरा, आप डिसाइड कर पाओगे क्या. लिक्विड्स which wet the wall of container. ये डिसीजन हम कई तरह से लेंगे. पहले ये मुझे डिसीजन लेकर दिखाओ जरा कोएसिव और एडहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ की बेसिस पर. नोमा मुझे बताओ, जो लिक्विड कंटेनर की वॉल को वेट कर देते हैं वहां एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी या कोएसिव फोर्स स्ट्रांग होगी. नंबर इज राइट, एडहेसिव फोर्स है ना. वेट करने का मतलब ही है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लास की सरफेस से स्टिक करके रह गए. स्टिक करने का रीजन ही ये है कि एडहेसिव फोर्स is greater than coercive force. और जो लिक्विड वेट नहीं करते वहां कोएसिव फोर्स स्ट्रांग होती है. तो इसका एग्जांपल है वाटर, है ना. वाटर वेट कर देता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स वीक होती है एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स. और liquid which does not wet the wall of container, which does not wet the wall of container, which does not wet the wall of container. So ऐसे केसेस में क्या होगा, जो coercive force होगी that will be greater than the adhesive force. Coercive force will be greater than adhesive force. इसका जो एग्जाम्पल है दैट्स मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज वन एग्जाम्पल कि मर्क्यूरी के अंदर कोएसिव फोर्स स्ट्रांग होती है. इसलिए अगर आपने देखा हो थर्मामीटर में मर्क्यूरी राइज करती है और मर्क्यूरी फॉल करती है. ऐसा कभी नहीं होता कि मर्क्यूरी जाके ग्लास के साथ स्टिक कर दे. इसको लिखिए प्लीज.
मैं लिख लिया, स्क्रॉल करूं? अब देखो सरफेस टेंशन समझ में आ गया मुझे, जरा एक लाइन में उन्हीं बताएगा, उन्हीं व्हाट इज सरफेस टेंशन एग्जैक्टली। फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होती। नहीं, व्हाट इज सरफेस टेंशन एग्जैक्टली? सर इलास्टिसिटी की वजह से जब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे मतलब स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाता है उसको surface आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एक वर्ड आपने गलत यूज किया। को बता सकता है क्या वर्ड गलत यूज किया उनीब ने? उमर ने सुना होगा। उमर, मेरा कुछ गलत वर्ड एक यूज किया उनीब ने। सुना नहीं मैंने। सुनते ही नहीं है। नोहा, उनीब ने ना बाकी सब सही कहा, उसने कहा कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। उसने इलास्टिसिटी वर्ड गलत यूज किया। हाँ नम्रा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे इलास्टिसिटी गलत यूज किया। सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी की वजह से नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी तो सॉलिड्स में एक्ट करेगी। लिक्विड्स में ये जो फोर्सेस है ना आपकी कोएसिव फोर्सेस, इन कोएसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन आता है। इट्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोएसिव फोर्स इज अ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके नोनीब, डिफरेंस समझ में आया? यस अब हम जो सरफेस टेंशन कर रहे हैं ना, सरफेस टेंशन हम प्रॉपर्टी नहीं कर रहे, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन है यार, एक है सरफेस टेंशन एज अ प्रॉपर्टी, तो मैं इसको दोनों ही लिख दूंगा ना, कंफ्यूजन रहता है। एक होता है लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसका नाम सरफेस टेंशन है। So it's property of liquid due to which its free surface property of liquid due to which its free surface behaves like a stretched membrane. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस होगी वो बिहेव करती है लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उस प्रॉपर्टी को आप कहोगे दैट सरफेस टेंशन। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, दैट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। अब फिर एक चीज, फिर सरफेस टेंशन आता है। अब प्रॉपर्टी नहीं है, अब फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर करोगे। तो इस सरफेस टेंशन की वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी भी आती है, उसका नाम भी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मतलब समझो, मान लो मैंने आपको किसी कंटेनर में लिक्विड दिया, मैंने आपसे कहा लिक्विड की फ्री सरफेस ले लीजिए ना, जस्ट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये आपने फ्री सरफेस ले लिया ऑफ द लिक्विड, और इस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब होगा क्या, दोनों साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों ही लिक्विड साइड के लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर से इधर अट्रैक्ट करेंगे, फिर से इधर अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्स है। तो आपने फ्री सर सरफेस ये लाइन कैसी है मतलब? कहीं भी, मतलब मैंने वाटर लिया, ग्लास में वाटर भरा, वाटर की जो टॉप सरफेस है ऐसी तो आएगी, सर्कुलर तो दिखेगी आपको, उस पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, कैसी भी आप लाइन ड्रॉ कर दी, लेंथ ओके एल की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो दोनों साइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस लाइन पर जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें पुल करेंगे ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो F is force, molecular force on liquid molecules on imaginary line of length L. On imaginary line of length L. L लेंथ की जो इमेजिनरी लाइन है उस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F। तो सरफेस टेंशन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन, दिस इज सरफेस टेंशन, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आप सिर्फ लिक्विड सरफेस नहीं, मान लीजिए आपने एक ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप में कई मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने ड्रॉप पर एक लाइन ड्रॉप कर दी,
इस लाइन पर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट वाले मॉलिक्यूल्स और लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स। इसे कुछ फोर्स एफ से पुल कर रहे हैं, आपने वो फोर्स ली और इस पूरी लाइन की लेंथ से डिवाइड कर दिया। दिस इज सरफेस टेंशन, इज अ स्केलर। इसकी जो एसआई यूनिट होगी इज न्यूटन पर मीटर, दैट सरफेस टेंशन। अब देखो इसको न्यूमेरिकल्स में हम कैसे यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स में ऐसे देगा वो आपको कि उसने कहा भाई ये एक वायर फ्रेम है और इस वायर फ्रेम को आपने किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तो ये एक लिक्विड की लेयर बन गई किसी और कलर से ड्रॉ, ये लिक्विड लेयर बन गई, ये लिक्विड फिल्म बन गई है। ऐसे होगा जैसे सोप की फिल्म नहीं बन जाती है कि आपने एक वायर फ्रेम लिया, सोप सॉल्यूशन में डाला, निकाला, तो सोप की एक फिल्म बन जाती है। तो ये लिक्विड फिल्म बन गई। द लेंथ ऑफ द लिक्विड फिल्म इज एल। अब बताओ कि मुझे लिक्विड फिल्म की क्या इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू एक्सपेंड और टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लिक्विड फिल्म है इसकी Contract. टेंडेंसी क्या तो होगी? कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विड फिल्म कोशिश करेगी कॉन्ट्रैक्ट करने, ऐसे करके। तो जिस फोर्स की वजह से लिक्विड टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एफ इज फोर्स। देखो इसके न्यूमेरिकल्स में ना कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं होती हाइड्रोडायनामिक्स की तरह, लेकिन फैक्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप जरा सा भी मिस करोगे तो न्यूमेरिकल समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। फोर्स ड्यू टू विच फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लिक्विड फिल्म है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दिस फोर्स इज, देखो यही तो फोर्स है। इसको आप ऐसे निकालोगे, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेयर एल इज द लेंथ ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ फिल्म। फिल्म की जो फ्री सरफेस है उसकी लेंथ एल होगी। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, फॉर लिक्विड्स which makes double film, कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होंगे जो डबल फिल्म बनाएंगे, सिंगल फिल्म नहीं होगी उनकी, डबल फिल्म बनेगी। तो ये आपने वायर फ्रेम लिया, डबल फिल्म का मतलब है आगे से भी एक फिल्म होगी और एक फिल्म पीछे से भी होगी। आगे से भी जैसे सोप फिल्म होती है, सोप फिल्म हमेशा डबल फिल्म होती है, सोप की कभी सिंगल फिल्म नहीं बनती, डबल फिल्म बनती है। तो वहां पर जो टोटल फ्री सरफेस की लेंथ होगी वो फ्रंट वाली लेंथ भी लेंगे और बैक वाली लेंथ भी लेंगे। तो ये जो फोर्स होगी दैट विल बी एस इन टू 12। ख्याल रखना है 12 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रंट से भी है और ये बैक से भी। एल फ्रंट से एल बैक से, टोटल लेंथ इज 12। चलिए लिखिए ना। तो हम इस वायर को जिस भी कंटेनर में डिप करते हैं तो उसे वर्टिकली डिप करते हैं ताकि सिर्फ नीचे का पार्ट कांटेक्ट में हो, या फिर पूरा सब मर्ज कर देते हैं। तुमने वो सीखा है, देखा है वो जो फोटो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम देखा है ना? कि फोटो फ्रेम को लो और सोप के अंदर डाल दो, जब बाहर निकालोगे तो उस फोटो फ्रेम पर उसके अंदर से फोटो निकाल लो, खाली फ्रेम बचेगा, उसके अंदर सोप के अंदर डाल दो, तो जब बाहर निकालोगे तो उसमें सोप की एक फिल्म बन जाएगी। अरे वो नहीं होता जिससे फिर वो सोप बबल्स वैसा होता है उड़ाते ना। हैं, हाँ। सोप बबल्स जो उड़ाते हैं, जी जब उसको डिप करते हो तो उसके अंदर सोप की एक फिल्म बनी हुई दिखती है। जी। हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं बस। दैट्स अ डबल फिल्म, फ्रंट से भी होती है बैक से भी होती है, सिर्फ हम उसी फिल्म की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये था
बस क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, आपको फोर्स पता होगी, आई मीन सरफेस टेंशन पता होगी, तो मैं फ्री सरफेस की लेंथ लेनी है और जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। मेरे को बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं आते। ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, सरफेस टेंशन स्कोरिंग है, कैपिलैरिटी वगैरह सब स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। बस इसमें परेशानी आएगी समझने में कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिलैरिटी, तो आप समझ जाओ, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस छोटी छोटी चीजों पर। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाऊं? Yes. यस सर। ओके, इसको भी लिख लीजिए, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़ जाऊं? देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसने कहा है कि अ डस्ट पार्टिकल of mass m is attached to a soap film of length L. Calculate surface tension if dust particle remains in equilibrium. If dust particle remains in equilibrium. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपने वायर फ्रेम ले लिया, ये आपने लिक्विड की फिल्म ली, इज सोप फिल्म। इसमें मुझे कुछ कुछ सालिक बताएगा। सालिक यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है, दैट्स अ डस्ट पार्टिकल। पहले तो बताओ उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? मास इज m, डाउनवर्ड कितना होगा वेट? जी होगा, mg होगा। md सरफेस टेंशन क्या कोशिश करेगी, कहाँ फोर्स अप्लाई करेगी? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, कहाँ अप्लाई करेगी? हाँ, अपवर्ड्स। सरफेस टेंशन अपवर्ड्स फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? दोनों इक्वल। ये f कैसे कैलकुलेट करोगे? एफ होगा s इंटू 2l। s into 2l, s into the length of the free surface which is equal to mg. So यहाँ से आप s लिख सकते हो। s कितना आ गया? mg by 2l। by 2 है। तो यहाँ से आप सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। सो सोप फिल्म, लिक्विड फिल्म में सरफेस टेंशन कैलकुलेट करवा रहा है, तो इस टाइप की कैलकुलेशंस होंगी। इसे लिख लीजिए, फिर देखते हैं सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो सोप के अलावा बाकी सब में तो सिंगल लेयर ही लेते हैं ना? जी सिंगल। हो गया ना? जी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस एनर्जी के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। लेट्स से ये एक वायर फ्रेम है। इस वायर फ्रेम पर ना यहाँ तक आपने एक लिक्विड फिल्म बना दी। दिस इज लिक्विड फिल्म या सोप फिल्म मान लेते हैं। सोप फिल्म बना दी। आपने एक सोप फिल्म ले ली। सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट कर रही हो? अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगी वो क्या कोशिश करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कराने की। सो मुझे बता सकते हो नोहा कि फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? टू द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड? Left hand side. आप इसे एक्सपेंड कराना चाहते हो। एक्सपेंड कराना, इसका एरिया इंक्रीज करना है, तो यहाँ कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। सो यहाँ जो मैं F ले रहा हूँ दैट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। L में ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुका हूँ लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। सो F और सरफेस टेंशन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? F is S into 2L. That's my first equation. Now external force required to expand the free surface. इस फ्री सरफेस को एक्सपैंड करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज दिस इज फोर्स जो आपने अप्लाई करी है, मल्टीप्लाइड बाय जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे वो जितनी फोर्स सरफेस टेंशन अप्लाई कर रही है उसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। और आप अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो आप कह सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा। आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू S into 2L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कोशिश करेगी कि एक्सपेंड कर दे। मान लो ये इतना एक्सपेंड कर गई, सम एक्स अमाउंट से एक्सपेंड कर गई। सो वर्क डन by external force to displace liquid film by X। लिक्विड फिल्म को X से डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन चाहिए होगा दैट वर्क डन विल बी एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स into X। That's equation number 3। So you can substitute 2 in 3। S into 2L into X। अभी जो 2L into X है ना, इसे डेल्टा A कहते हैं। अच्छा देखते हैं 2L into X एग्जैक्टली है क्या। ये आप इसको एक्सपेंड कराकर यहाँ तक ले गए, तो ये जो भी पोर्शन आया ये वाला पोर्शन, दिस इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म। दिस इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म।
तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्क डन आया, दिस डेल्टा एक्स इज डेल्टा ए विच इज इंक्रीज इन एरिया, which is increase in area. So you can say that work done is surface tension into increase in area. So work done हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे आगे से, हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं लेंगे, ये यूज किया करेंगे surface tension मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एरिया, दैट्स द वर्क डन. ये वर्क डन क्यों हो रहा है? इसको एक्सपेंड कराने के लिए, एरिया इंक्रीज करने के लिए. इसके बाद वो एक काम और करवाता है, वो आपसे कहता है अच्छा एनर्जी बताओ, तो यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो अगर वो कहता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिख सकते हो दिस work done gets stored in form of potential energy. ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये वर्क डन के इक्वल होगी, विच इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई. एक टर्म और आती है यहाँ सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी जो है ना, दैट इज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, या आप कहो वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया. तो आप लिख सकते हो वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया जो होगा, दैट सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन एरिया. So this is the work done, S into delta A, divided by increase in area, which is delta S. When you cancel them out, you get surface energy is equal to surface tension. Surface energy will be equal to surface tension. तो surface energy आपकी exactly surface tension की equal आ रही है. चलिए नोट इट डाउन, लिखिए ना. सो आगे से जो न्यूमेरिकल्स में, मतलब इतना जो कुछ मैंने आपको कराया, देखो मुझे तो सब कुछ कराना पड़ता है जो बुक में होता है. आपके जो काम की चीज है, दैट्स दिस एक्सप्रेशन, that forces surface tension into length of the free surface. Now आपको decide करना होगा whether that free surface is single or it's double free surface. दूसरी चीज, surface work done आपको आना चाहिए which is surface tension into increase in area. और ये आपको पता हो that surface energy is equal to surface tension only. चलिए इतना लेके we'll do few numericals on it. Now this is comparative easy. अब जब तक SHM शुरू नहीं होता चीजें बहुत easy है. थर्मोडायनामिक्स, केटीजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन केटीजी का वेटेज नेग्लिजिबल होता है एट स्कूल एग्जाम्स में. सो द नेक्स्ट क्लास हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि वी शुड स्टार्ट थर्मल या एसएचएम एंड वेव्स हम स्टार्ट कर. देखिए क्लास 3:45 से लेकर 5:30 तक है. वो शुरू के 10-15 मिनट तो सिर्फ क्लास जो भी आपने पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव्स करने में निकल जाते हैं. अच्छा उमर, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, मिल जाएगा ब्रेक.
सर ऊपर कर दीजिएगा। देखिए इस पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन को यूज कैसे करते हैं, जैसे वो आपसे कहता है कि सरफेस टेंशन, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम एस डेल्टा ए से सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ अगर आप उसको डेल्टा ए से डिवाइड कर दो, है ना, एक सोप बबल है उसका सरफेस टेंशन दिया है 0.01 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन चाहिए टू इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम 1 मीटर टू 4 मीटर। 1 मीटर से 4 मीटर तक रेडियस बनाने वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। मुझे बताओगे एरिया का इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? सोप बबल है, एरिया क्या होगा? फोर पाई आर टू स्क्वायर, स्फेरिकल है ना, माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। और ये सोप सॉल्यूशन है तो इसे डबल से मल्टीप्लाई कर दो। सोप है डबल लेयर, एरिया डबल इंक्रीज होगा। सो सरफेस टेंशन ये रहा आपका, R2 आपको ये गिवन है, R1 ये दिया हुआ है। सो वन लाइन कैलकुलेशन, ऐसे कुछ इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, इतना लिख लो। नेक्स्ट क्लास में विल डू फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। संडे पॉसिबिलिटी है क्या एक क्लास की? संडे आप लोग मॉर्निंग में फ्री होते हैं सब? लाइक अराउंड 10:30 सर 11? नहीं 11 क्या, नम्रा कब क्लास होती है तुम्हारी? सर 9:30 से होती है 11:30 अराउंड 11:30, उसके ऑफलाइन। बाद फ्री हो ना? यस सर। कि मैं चाहता था इस वीक कंप्लीट करना, बस एक क्लास और रह गई है, कंप्लीट हो जाएगा फिर। सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक या तो हम थर्मल स्टार्ट करेंगे या लास्ट यूनिट एसएचएम एंड वेव्स या उसे स्टार्ट करें। सो लिख लिया ना इतना? Yes. चलो ओके, आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। चलो।